उतनी पैसे मिलेंगे, उतनी आपकी अहमियत होगी। आप मोटे हैं, पतले हैं, आप कई हफ्तों से सोए नहीं हुए, तो कितने लोगों को जानते हैं और किस तरह के लोगों को जानते हैं। तू मेरे दिल में रहता है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, आपको लोग अहमियत ना दे तो हेलो एंड वेलकम टू अनएक्सेस। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल हियर। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकती है। ये बात तो तय है कि आपको उतनी पैसे मिलेंगे, उतनी इज्जत मिलेगी, उतना ही रुतबा मिलेगा जितनी आपकी अहमियत होगी। अब एक कदर कीमत किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहली चीज उसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से मुराद है कि आप हेल्दी हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, बीमार हैं, या आपकी फिजिकल अपीयरेंस क्या शो करती है। अगर आप अपने आप का ख्याल नहीं कर सकते तो आप दुनिया का या लोगों का ख्याल कैसे करेंगे। इसलिए फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। अब फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे आपका कद, ये तो आपके हाथ में नहीं है, तो इन चीजों के बारे में बात हो भी नहीं रही। बात हो रही है आपके सेहत के बारे में। आप बहुत कमजोर हैं या बहुत मोटे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, या फिर आपको देखते ही ऐसा लगता है कि आप कई हफ्तों से सोए नहीं हुए, तो इससे भी यही जाहिर होता है कि आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे। कपड़े और आपका फैशन सेंस, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। आपने ओकेजन के मुताबिक कपड़े पहने या नहीं पहने। दूसरी चीज जो आपकी वैल्यू डिटरमाइन करती है वो होती है आपका नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में और किस हद तक है। मतलब अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आप कितने अच्छे आर्किटेक्ट। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होता है आपका नेटवर्क। आप कितने लोगों को जानते हैं और किस तरह के लोगों को जानते हैं, मतलब उनकी वैल्यू क्या है जिनको आप जानते हैं या जो लोग आपको जानते हैं। तो ये डिसाइड करेगा कि आपकी अपनी वैल्यू कितनी है। आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आपकी कदर कीमत क्या है। चौथी चीज वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। इसको हम फिजिकल अपीयरेंस में इसलिए नहीं डाला तो फिजिकल अपीयरेंस का बॉडी लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है आप बड़े हेल्दी हो, आपने बड़े जबरदस्त कपड़े पहने हो, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मोटिवेशनल वीडियो सुनने से नहीं। कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके अंदर ताकत होगी, आप अंदर से पावरफुल महसूस कर रहे होंगे, तभी आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक ऐसे रूम में मौजूद हैं जहाँ पे सारे आपके एम्प्लॉई हैं और आप उनके एम्प्लॉयर हैं, वो सारे आपके लिए काम करते हैं, तो आप वो सोचें आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी कॉन्फिडेंट होगी। तो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक आपकी पावर के साथ है। अब शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो मैं सिर्फ किताबी बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाता हूँ। होता ऐसे है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास मैनेजर लेवल पे एक लड़की काम करती है। वो चाहती है कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूं, तो वो अपने बॉस के पास जाती है अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके और कहती है कि सर मैं रिजाइन करना चाहती हूँ, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, आप उसको एक्सेप्ट करें। तो अब हमारे पास सिर्फ दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उसको डिक्लाइन कर देंगे। लेकिन वो बिजनेसमैन क्या करता है, उसको कहता है कि आपकी जो मंथली पे है उससे डबल पैसे बोनस लें कंपनी की तरफ से और एक महीने का पेड हॉलिडे एंजॉय करके आए। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपके रेजिग्नेशन के साथ हमने क्या करना है। तो ये बड़ी अच्छी ऑफर होती है, तो लड़की वो पैसे ले लेती है और एक महीने की छुट्टियों में चली जाती है। जब वो एक महीने की छुट्टियों के बाद वापस आती है तो वो बिजनेसमैन उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लेता है। अब साथ बंदा एक बैठा होता है, वो पूछता है कि सर ये क्या है, आपने अगर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना था तो एक महीने पहले कर लेते, आपके पैसे भी बच जाते जो आपने उसको घूमने फिरने के लिए दिए थे। तो कहता है कि मैं ये देखना चाह रहा था कि इसके ना होने की वजह से मेरी कंपनी को कोई नुकसान होता है या मेरा काम कहाँ तक सफर होता है, और अगर इसके ना होने से मेरा काम सफर हो रहा होता तो मैं इसको 10 गुना तनख्वाह ऑफर करके भी अपने पास ही रखता। अब इससे साबित ये हुआ कि उस एम्प्लॉय की जितनी वैल्यू थी उसके मुताबिक उसके बॉस ने, उसके एम्प्लॉयर ने ये डिसाइड किया कि इसको हमारी कंपनी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और ये जो बिजनेसमैन था वो आम आदमी नहीं था, ये था एलन मस्क। मार्केट आपको उतनी पैसे देती है जितनी की आपकी वैल्यू होती है। एक मजदूर की दिहाड़ी और एक मिस्त्री की दिहाड़ी और एक ठेकेदार के पैसों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस फर्क की वजह क्या है? इस फर्क की वजह भी वैल्यू है। इन तीनों के काम की अलग अलग वैल्यू है और इनके कामों की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? वो डिटरमाइन होती है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत के अंदर। जब आपने एक मजदूर हायर किया, उसको कहा कि मुझे एक दीवार बना दे, अब उसने वो दीवार बना दी है, वो दीवार सही बनी है या आर्किटेक्ट के बताए हुए प्लान के मुताबिक बनी है नहीं बनी, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। आपने उसको कहा कि मुझे दीवार बना दे, तो उसने बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इसी तरह अगर मिस्त्री होगा तो मिस्त्री थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो कैसे? अगर वो दीवार सही नहीं बनेगी तो मिस्त्री किसी और मजदूर को हायर करेगा, उसको तोड़ेगा और नई दीवार बना के देगा एज पर द आर्किटेक्ट प्लान। इसी तरह का ठेकेदार होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसने खुद ही मिस्त्री अरेंज करना है, खुद ही मजदूर अरेंज करना है, सारे काम उसने खुद देखने हैं, बस आपको काम डिलीवर करके देने हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से मिस्त्री की दिहाड़ी में और ठेकेदार के पैसों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं तब भी ये रूल आपके ऊपर लागू होगा। कैसे? वकील, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इवन टेलर्स एंड बार्बर्स, ये सारे के सारे अपनी वैल्यू के मुताबिक पैसे कमाते हैं। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो बेचारे कचहरी के बाहर अपना मेज लगाकर बैठे होते हैं और कुछ वकील ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पेशी के लाखों रुपए लेते हैं। अब दोनों ने पढ़ी तो सेम वकालत है और काम भी कैसा करे, लेकिन इस वकील जो बाहर मेज लगा के बैठा है उसकी काबिलियत और जो पेशी के लाखों
लाखों रुपए ले रहा है, उसकी काबिलियत, उसकी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से उन दोनों की इनकम के अंदर भी फर्क है। सेम स्टोरी जाती है डॉक्टर के लिए, जैसे कोई डॉक्टर होता है वो 200 रुपए अपने चार्जेस रखकर मरीज को दिखाए, इसी तरह सेम डॉक्टर MBBS किया हुआ एक अपने क्लिनिक में बैठ के हो सकता है आपसे 2000 रुपए चार्ज करे एक विजिट के। सेम जाता है किसके लिए, बाबर्स के लिए और कपड़े सीने वालों के लिए। तो वही कपड़ा जो आपने नॉर्मल जगह से सिलवाया है उसकी कीमत और जिसके ऊपर गुची का टैग लगा हुआ है, जिसके ऊपर वर्साचे का टैग लगा हुआ है, जमीन आसमान का फर्क होगा। ये फर्क भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की वजह से। ये दुनिया का असूल है, जिस चीज की उनको जितनी ज्यादा जरूरत है या जिस शख्स की उनको जितनी ज्यादा जरूरत है उसको वो उतना ही ज्यादा देगी। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि तू मेरे दिल में रहता है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है? ये जरूर कहते हुए सुना होगा। लेकिन कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि तू मेरे गुर्दे में रहता है? क्यों नहीं सुना? क्योंकि दिल की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर दिल आपका बंद हो जाए तो आप नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर आपको जिगर काम करना छोड़ जाए तब भी आप बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका गुर्दा काम करना छोड़ दे तो एक नहीं आपको 2 गुर्दे हैं। अगर दोनों में काम करना छोड़ जाए फिर भी आप डायलिसिस पे चल सकती हैं। तो इसलिए जिन चीजों की ज्यादा अहमियत होती है, जो ज्यादा कारामद होते हैं, उनकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। एक एक्स मिनिस्टर, साबिका वजीर और एक करंट मिनिस्टर, दोनों की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक हाजिर सर्विस सरकारी अफसर और एक रिटायर्ड अफसर की वैल्यू, अहमियत, कदर कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। वजह क्या होती है? उनकी यूटिलिटी। मतलब पहले वो ज्यादा काम के लोग थे क्योंकि उनके पास ऑफिस था, अब उनकी अहमियत इस सिस्टम में कम हो गई है। तो इसी तरह लोग भी उनको उनकी रिटायरमेंट के बाद या उनकी वजारत छोड़ने के बाद इज्जत और अहमियत कम देना शुरू कर देते हैं। कभी आपने किसी सूखे हुए पेड़ को या सूखे हुए दरख्त को पानी देते हुए किसी को देखा है? नहीं देखा होगा। उसकी वजह क्या है? अब वो पेड़ सूख चुका है, ना उसने आपको फल देना है ना साया देना है, इसलिए लोगों ने भी उसको अहमियत देना छोड़ दी है। तो जब तक आपकी अहमियत लोगों की जिंदगी के अंदर है उस टाइम तक आपकी इज्जत है। अमीर और कामयाब लोग भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनकी वजह से लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ वैल्यू आती है। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन सब की वजह से आम इंसान की जिंदगी के अंदर वैल्यू आई है, इंसानियत पैदा हुई है। इसीलिए ये इतने कामयाब और अमीर लोग हैं। दुनिया आपको उस चीज का रिवार्ड देती है जो आप अकेले में करते हैं। मतलब आप जो मेहनत प्राइवेट प्लेस में प्राइवेटली करते हैं उसका रिवार्ड आपको पब्लिकली दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बढ़ाएं कैसे? तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपकी वैल्यू आज की निस्बत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पहला पॉइंट, आपको किसी एक स्किल के अंदर बेहतरीन होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, अगर आप कपड़े सीते हैं तो आपसे बेहतरीन कपड़े आपके शहर, आपके मुल्क के अंदर किसी को नहीं आने चाहिए। जितने एक्सपर्ट आप अपने हुनर के अंदर होंगे, अपने स्किल के अंदर होंगे, उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी होगी। क्यों? अगर आपके पास कोई स्किल है और उसमें आप बेहतरीन है तो लोगों के आप उतने ही काम आ सकते हैं। अगर आप बेस्ट आर्किटेक्ट हैं तो आपको हर कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहेगी हायर करना, आपकी सर्विसेज लेना। तो आप अगर अपने स्किल में बेहतरीन है, बेस्ट है, तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब वो इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे? जिस फील्ड से आप वाबस्ता हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसको दिन ब दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने माइंडसेट को बेहतर रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। और जितनी आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कदर कीमत बढ़ती जाएगी। ज्यादा पाने के लिए आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब हार्ड वर्क को आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। बगैर हार्ड वर्क के आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। जितनी मेहनत आप अपनी नौकरी के लिए करते हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। अपने ऊपर वक्त देना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ चीजें सीखना पड़ेंगी जो कि आपके बिजनेस के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आने वाले दिनों में बेहतर करेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपने अपनी 100% एफर्ट्स उसमें डालनी है। बस उसके बाद आपने एंजॉय करना है। आपकी कीमत कितनी है, आपकी कदर कितनी है, इसका अंदाजा आपको खुद होना चाहिए। और कभी आपको लोग अहमियत ना दे तो उससे आपने निराश नहीं होना। उसकी वजह से आपके अंदर एक मोटिवेशन आनी चाहिए, स्पार्क आना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर बेहतरी ला सकेंगे। जैसे कभी आप किसी शादी या दावत में गए हो और आपको ऐसा महसूस हो कि आपके मेजबान ने आपको उतनी अहमियत नहीं दी, और जैसे ही शादी के अंदर कोई मिनिस्टर आ जाता है या कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो दूल्हा रोड पे पहुंच जाता है उसको रिसीव करने के लिए। तो वजह क्या है? वो उनके काम का आदमी है, उनको वो फोन करेगा तो वो कभी ना कभी उनके काम आ सकता है। आप कौन है? अगर आप भी उनके लिए काम के आदमी होते तो आपको भी दूल्हा बाहर रोड तक रिसीव करने आता। कल को आप मिनिस्टर बन जाए, दूल्हा आपके लिए बाहर 1 घंटा खड़ा होगा रिसीव करने के लिए। तो इस चीज को आपने मोटिवेशन के तौर पे यूज करना है, आपने अपने बेहतरी के लिए यूज करना है, और इससे आपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि आप और मेहनत करेंगे और सीखेंगे और कामयाब आदमी बनेंगे।
एक और बात है कि हो सकता है कि किसी इंसान को आपकी वैल्यू का पता ही ना हो, कोई इंसान आपके बारे में जानता ही ना हो, तो उसको आपने मोटिवेशन के लिए नहीं लेना। एक बुजुर्ग के पास एक इंसान जाता है और जाके पूछता है कि मुझे ये बताएं कि मेरी वर्थ, मेरी वैल्यू कितनी है। बुजुर्ग उनको अपने पास से एक सुर्ख रंग का पत्थर निकाल कर देते हैं और कुछ लोगों का बताते हैं कि इन लोगों के पास जा, इनसे पूछ के आ कि इस पत्थर की क्या औकात है, जो इस पत्थर की वैल्यू है वही तेरी वैल्यू है। तो वो आदमी सबसे पहले उस सुर्ख पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले के पास जाता है, उसको कहता है कि ये पत्थर देखें और इसके बदले मुझे कुछ सब्जी दे दे। तो वो पत्थर को देखता है और कहता है मैं आपको 2 किलो सब्जी दे सकूं। फिर वो जाता है एक फल वाले के पास, फल वाला भी इसी तरह उस पत्थर को देख कर कुछ किलो फल देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जाता है सुनार के पास, सुनार देख के कहता है मैं इस पत्थर के आपको लाख रुपए दूंगा। तो इंसान बड़ा परेशान होता है कि जिस पत्थर के एवज मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 किलो सब्जी मिल रही थी और ये बंदा मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है। आखिर में वो जाता है एक जोड़ी के पास, एक कारोबारी आदमी के पास जो हीरे की खरीदो फरोख्त करता है। उसको वो दिखाता है तो वो कहता है ये एक नायाब किस्म का रूबी है, याकूत है, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। फिर भी वो उसको कहता है कि मैं आपको इसके लिए 3 लाख दूंगा। जब वो मना करता है कि मैंने इसको नहीं बेचना, तो वो उसी पत्थर के 15 लाख रुपए ऑफर कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि कभी कभी आपकी जो वैल्यू होती है वो अगले को समझ नहीं आ रही होती, सोसाइटी को उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और मेहनत करते रहना है। आपने अपना 100% देना है हर काम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच। फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त था अपना आएगा, ना कोई सहारा ना कोई फरियाद, रागों